सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस हमारी कंटिन्यूसली चल रही है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रेगुलर जरूर जुड़ें, क्योंकि अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो आप स्ट्रक्चर वाइज और सिलेबस वाइज स्टडी कर पाएंगे। और दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज करें अगर आप पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं और हमारे इस पूरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूँगी। ठीक है, बाकी सारी बातें हैं। आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और एजुकेशन की क्लासेस भी हमारी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये टॉपिक एजुकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं एजुकेशन के ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी तरह से आपको अपने इस चैनल में वेलकम करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन चूंकि मैं जानती हूँ सारे स्टूडेंट्स के बारे में कैसे हम पढ़ाई करते हैं। हम ऐसे पढ़ाई करते हैं कि बस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और बहुत ज़्यादा डिटेल में ना समझ पाएँ, है ना। सभी स्टूडेंट्स का ये रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। तो क्या है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी? तो बीएस ब्लूम जो है, इन्होंने 1956 में एक तरह से कहना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में वर्गीकरण किया था, और शिक्षा के उद्देश्यों को उन्होंने समझाया था कि शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग या इंस्ट्रक्शन, है ना। इंस्ट्रक्शन का भी मतलब क्या होता है, एक तरह से टीचिंग पर ही होता है। तो दोनों के बारे में उन्होंने बताया था। तो अ सेट ऑफ 3 हेरारिकल मॉडल। अब यहाँ पर ये चीज क्या है, एक तरह से एक क्रमबद्ध सेट है। सेट का मतलब जब हम बहुत सारी चीजों को जो हमारे उपयोग की होती हैं वो हम एक ही बॉक्स में रखते हैं तो क्या हो जाता है, उसका सेट कहलाता है। तो एक सेट है, मॉडल के रूप में बताया उन्होंने 3 हेरारिकल। हेरारिकल का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध रूप से जो मॉडल्स बनाए जाते हैं। चलिए अब इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या पढ़ना है हमको, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग टीचिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। शिक्षा के उद्देश्यों को बताया इन्होंने। कितने उद्देश्य बताए हैं, तो 3 उद्देश्य बताए हैं। 3 प्रकार के उद्देश्य उन्होंने समझाए हैं। वो क्या होता है कि ज्ञानात्मक का मतलब हिंदी में कहते हैं ज्ञानात्मक, इंग्लिश में कहेंगे कॉग्निटिव। दूसरा है भावात्मक, जिसको इफेक्टिव कहते हैं। क्रियात्मक, साइकोमोटर, है ना। ध्यान से समझ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 प्रकार के उद्देश्य उन्होंने समझाए हैं। ठीक है, कब समझाए, इनका नाम पूरा क्या है, बीएस ब्लूम 1956 में। और क्या है इनका, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट जो है वो क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र का आपको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है जो कि क्या है, ज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक है, जहां पर बौद्धिक इंटेलेक्चुअल बातें की जाती है। अब यहाँ पर किस चीज की बात की जाएगी, इंटेलेक्चुअल स्किल की। इंटेलेक्चुअल स्किल का मतलब ही होता है जहां पे ज्ञान संबंधी बात की जाए, तो या फिर बौद्धिक बात की जाए। ठीक है, तो इसको उन्होंने बताया कि इसके 3 स्टेप्स उन्होंने बताया। मतलब कि क्या होगा, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या, रचनात्मक सोच हो। रचनात्मक सोच का मतलब लकीर के फकीर ना बने, हम कुछ नया सोच पाए, उसमें कुछ नई चीज निकाल जाए, नए तरह से पढ़ने की जो स्थिति है उसे हम खोज पाए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा ना हो कि एक प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं और उसके बाद में आपके टीचर से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है या आपको नहीं समझ पा रहा तो आपने उसको छोड़ दिया। नहीं, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आप समस्या को समझें और उसके बाद उसके समाधान के बारे में विचार करें। ऐसा नहीं है समस्या को लेकर हाथ में बैठे रहें। फिर आ जाता है क्रिएटिंग नॉलेज। नवीन ज्ञान की आप क्या करें, रचना करें। नवीन ज्ञान की रचना का मतलब ऐसा होता है कि पुराना बहुत कुछ आपने पढ़ने के बाद में हमने क्या किया, उसको समझा और समझने के बाद फिर हमने उसको अप्लाई किया। तो अप्लाई ऐसा ना हो एज इट इज, जैसे आपने किसी का एग्जाम्पल पढ़ लिया है तो आप उसी तरह से अप्लाई करो। नहीं, आप अपनी खुद की सोच उसमें डेवलप करो ताकि आप नए तरह से उसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, जैसे मैंने कई सारे सिलेबस देखे हैं, कई सारी बुक्स देखी हैं। हमारे यहाँ क्या है कि बहुत पुराना सिलेबस जो है वो घिसा पिटा बार बार रिपीट होता जाता है, उसमें कुछ भी नवाचार नहीं होता है, नवीन ज्ञान उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर
पुरानी सिलेबस, पुराने एग्जाम्पल्स, पुरानी ही सारी चीजें रहती। लेकिन जब समय बदल रहा है तो समय बदलने के साथ साथ में उसकी जो एप्लीकेशन की टर्म्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिएटिंग नॉलेज, नवीन ज्ञान की रचना करने पर बल दिया गया है। तो उद्देश्यों को इन 3 हिस्सों में बांटा गया है, या फिर कहना चाहिए इनको सामने रखते, इनको बेस बनाकर उद्देश्यों का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये 1956 का जो वर्जन है उसमें क्या बातें कही गई थी। फर्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन के बारे में। दिस डोमेन कवर्ड 6 लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये जो डोमेन है वो 6 लेवल का कवर करता है। कितने लेवल कवर करता है? 6। तो पहला जो है वो क्या है 6 लेवल्स में से? फर्स्ट जो है वो क्या है? नॉलेज। सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन, फिर है एप्लीकेशन, फिर है एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। मतलब जो ये डोमेन है वो 6 लेवल को बात करता है। वो पहले में क्या करता है? नॉलेज की बात करता है, यानी कि ज्ञान की बात करता है कि हमको ज्ञान को आगे बढ़ाना है, ज्ञान को आगे लेकर आना है। ज्ञान की कैसे बच्चे के अंदर जो ज्ञान है उसको बढ़ाया जा सकता है। वो रटे ना, बल्कि क्या करे? सीखे, समझे, है ना। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझ। जो भी आप उसे पढ़ा रहे हैं, जिस भी विषय को आप उसे पढ़ा रहे हैं, वो उसे समझ पाए, अपने आप में अंतर्निहित कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। उस समझ को जो आपने ज्ञान दिया है, फिर उसको समझा दिया है, उस ज्ञान का एप्लीकेशन कहाँ पर करना है ये बात समझ में आता है। जैसे मैंने देखा है कई सारे जो रटाफिकेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो रट के एग्जाम में, जो रिटन एग्जाम होता है उनमें तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरी बुक कंठस्थ होती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं होती है। और जब समझ नहीं होती है तो क्या होता है कि उसका अप्लाई कहाँ करना है उन्हें नहीं पता होता। इसलिए वो बच्चे जो रट के नंबर तो अच्छे लेकर आ जाते हैं, तो वो कहीं पर भी जहाँ पर एप्लीकेशन चाहिए वहाँ पर नहीं अपने आप को टिका पाते हैं, या फिर वहाँ पर अपने नॉलेज को नहीं दिखा पाते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रटा है, समझा नहीं है ना। तो समझना जरूरी है, समझने के बाद उसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है ना एप्लीकेशन के ऊपर। 3 इडियट एक ऐसी मूवी थी जिसमें बताया जा रहा था कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं ना उसको अप्लाई कहाँ करना है वो भी तो आपको समझ में आना चाहिए। फिर आता है, चलिए आपने पढ़ लिया, ज्ञान ले लिया, ज्ञान को समझ लिया, एप्लीकेशन कैसे करना है ये भी समझ लिया। इसके बाद में आप क्या करें? एनालिसिस भी करें, विश्लेषण करें। बहुत सारे, जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है, उसको कई छोटे छोटे पार्ट्स में आप क्या करें? डिवाइड करें। इसको समझ लिया, इसके बाद इसको भी समझ लिया, फिर ये सारे के सारे पार्ट्स को आपने अलग अलग समझ लिया, एनालिसिस कर लिया। फिर उसके बाद सबको, सारे पॉइंट्स को, सारे डॉट्स को जोड़ दीजिए, और उसको क्या कहा जाता है? सिंथेसिस, मतलब कि संश्लेषण। पहले विश्लेषण किया, फिर उन सबको जोड़ दिया, और फिर उसके बाद में किया मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब हो जाएगा इवैल्यूएशन, जिसका मतलब क्या होता है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो ज्ञान लिया है, जो समझा है, जिसका विश्लेषण किया है, संश्लेषण किया है, सिंथेसिस किया है, उन सारी चीजों को हमें कितना समझ में आया उसका हमने मूल्यांकन करके देखना है कि हाँ जी हमको समझ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, सपोज करते हैं आपने कोई एक मैथमेटिक्स में कोई एक विषय था जिसमें आपको ब्याज निकालना सीखना है। ठीक है, छोटे बच्चों का होता है सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना सीखना है। आपने सिंपल इंटरेस्ट को निकालना सीख लिया, एप्लीकेशन सीख लिया, किस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है, एप्लीकेशन किया जाता है। उसके बाद फिर आपने ये सारे टर्म्स निकाल के कर लिए। अब आप उसका मूल्यांकन करें। आप अपने ही कुछ पैसे हैं, आपने सपोज किए किसी बैंक में आप जमा करने जा रहे हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस चीज़ के लिए बारे में आप क्या करें? सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, हाँ ये ऐसा इतना इंटरेस्ट हमको इतने सालों के बाद मिलेगा। तो जो टॉपिक था उसको आपने क्लियरली अपने दिमाग में रख लिया, और ये जो ऑब्जेक्टिव है ना ये फुलफिल हो गया कि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ गए। ठीक है, ये सारे जो बेस थे वो आपके फुलफिल हो गए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा है? कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्या? अफेक्टिव डोमेन, और फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। इसके बारे में हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो डोमेन है वो क्या है? अफेक्टिव डोमेन, जिसको कहा जाता है क्या? इमोशनल या फिर भावनात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्रिया क्षेत्र कहलाएगा। जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, जब हम उनके उद्देश्यों की बात करते हैं, तो पहला हमने क्या कहा? सिर्फ बौद्धिक को, लेकिन अब दूसरी पक्ष क्या हो जाता है? उनका इमोशन, यानी जिसमें भावनात्मक बातें की जाती हैं, तो वो एक इफेक्टिव क्षेत्र कहला जाता है, जिसको कहा जाता है भावनात्मक क्षेत्र।
अब इसका मतलब क्या होगा, इसकी जरूरत क्या होती है, बच्चों को पढ़ाने से मतलब अकेले है तो भावनात्मक क्षेत्र की बात क्या होती है। जब हम स्टूडेंट्स को फॉर्मल एजुकेशन देते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि हम केवल रिजिड ना बने। रिजिड का मतलब ये हो जाएगा हम जड़ प्रकृति के, जैसे हमें किसी एक एक दीवार को कुछ बोलना है तो हम बोलते जाए, अब वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, अगर उसको समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, उसकी वैल्यूज की बातें कही जाए, ऐसा हम कुछ ध्यान में ना दे, सिर्फ पढ़ाते जाए तो हम रोबोट को थोड़ा पढ़ा रहे हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग को पढ़ा रहे हैं। तो ह्यूमन के पास में ज्ञान होता है, दिमाग होता है, बुद्धि होती है, तो भावना भी होती है, इमोशंस भी होते हैं। उस इमोशन को भी हमें ध्यान में रखना होता है। उद्देश्यों में इमोशनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखे बिना हम उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाती है किसकी, इमोशनल रिएक्शन ऑफ लर्नर। बच्चा इमोशनली किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आप जो भी सिखा पढ़ा उसको रहे हैं, उसकी बात यहाँ पे की जाती है। इनके आधार क्या क्या है, तो इनके आधार है पहले एटीट्यूड, बच्चे की अभिरुचि, है ना, वैल्यूज, बच्चे के मूल्य, ठीक है, इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे की रुचि, और उसकी इच्छा, ठीक है, बच्चे की, छात्र जो है उसकी इच्छा, ठीक है, विलिंगनेस जो होती है पार्टिसिपेंट की, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत इफेक्ट उसका लिया जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से कॉग्निटिव क्षेत्र जो था, कॉग्निटिव डोमेन जो था, उसके 6 लेवल बताए गए थे। यहाँ पर इफेक्टिव डोमेन के कितने बताए जा रहे हैं, 5 लेवल बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब 5 लेवल में से कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रिसीविंग, या फिर आ जाता है इसी में लिसनिंग, बच्चा सुन रहा है नहीं। अगर आप सपोज करें, एज्यूम करें कि एक बच्चों से भरी हुई क्लास है और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। तो जब वो सुन ही नहीं रहे हैं तो किस तरीके से वो रिसीव करेंगे, तो सबसे पहले होता है कि बच्चा अच्छे से सुने। ठीक है, सुनेगा तो फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो एक टीचर का काम होता है कि पहले बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं तो सुनने के बाद फिर वो क्या करें, रिस्पॉन्ड करें, मतलब उसका जवाब दे। अगर उसने अच्छे से सुना होगा तभी तभी वो क्या कर पाएगा, जवाब दे पाएगा। तीसरा पक्ष इसमें हो जाता है वैल्यूइंग, बातों को महत्व देना। अगर उसने अच्छे से आपकी बात को सुना है, अच्छे से आपको जवाब दे रहा है, तब उसका इफेक्ट उसके दिमाग पर पड़ेगा। ठीक है, तो बातों को वो क्या करेगा, महत्व देगा। अगर आप उसे कह रहे हैं कि ये आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद इसका होमवर्क आपको लेकर आना है, करके लेकर आना है, तो ना तो उसने सुना, ना ही उसने जवाब दिया, ना ही उसने महत्व दिया, तो ये जो आपका उद्देश्य था वो तो फुलफिल नहीं हुआ ना। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। अब उसने सुन लिया, समझ लिया, रिस्पॉन्ड भी कर लिया, वैल्यू भी दे दी, अब वो हर कार्य को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, सारे ही जो उसके थॉट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करेगा। उसके बाद कैरेक्टराइजिंग होगा, उसकी विशेषताएं उसको भरकर बाहर आएंगी। ठीक है, बच्चे की तो इमोशनल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से कॉग्निटिव डोमेन होता है वैसे ही क्या हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका भावनात्मक पक्ष, जिसको कहा जाता है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है ना, तो भावनात्मक पक्ष की आवश्यकता इस वजह से भी होती है कि अगर एक टीचर स्टूडेंट के साथ में इमोशनली अटैच्ड है तो वो समझ पाता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। आपने एक मूवी जरूर देखी होगी तारे जमीन पे, जिसमें ये बात कही जाती है कि वो बच्चा जो है वो समझ ही नहीं पा रहा था, सीख ही नहीं पा रहा था, सुन ही नहीं पा रहा था, अक्षरों को देख ही नहीं पा रहा था। जो टीचर था उस टीचर ने उसके ज्ञानात्मक पक्ष को तो देखा, साथ ही साथ में उसके भावनात्मक पक्ष को भी देखा, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को उसने समझा, उसके बाद वो एक बच्चा ढंग से पढ़ पाया। ठीक है ना, तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद आ जाता है आपका साइकोमोटर, जिसको कहा जाता है क्रियात्मक पक्ष, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है साइकोमोटर डोमेन, यानी कि शिक्षा का जो क्षेत्र, उद्देश्य हम बात कर रहे हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य में जो क्रियात्मक पक्ष हो जाता है, जहां पर क्रिया की जाती है, क्रिया करती हुई नजर आती है, उस पक्ष की बात कर लेते हैं, उसको साइकोमोटर डोमेन कहा जाता है। मेनली इस पर बात क्या की जाती है, मोटर स्किल ऑफ द लर्नर या फिर फिजिकल मूवमेंट। यहाँ पर फिजिकल मूवमेंट्स की बात की जा रही है। मोटर स्किल का मतलब होता है गत्यात्मक जो आपकी कौशल्स होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो मोटर स्किल या फिर फिजिकल मूवमेंट लर्नर्स के होते हैं, जो उनके उद्देश्यों के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो बेस लिया गया है वो क्या लिया गया है, स्पीड यानी कि गति, शुद्धता, शुद्धता क्या होनी चाहिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो एक्यूरेसी के हिसाब से होना चाहिए, डिस्टेंस दूरी को रखा जाता है, और फिर आता है एक्सक्यूशन ऑफ या फिर टेक्निक, एक्सक्यूशन टेक्निक आता है जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूट किया गया, कार्यान्वयन, मतलब जो आपको सिखाया जा रहा है उसको कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइकोमोटर डोमेन है, इसके जो लेवल्स हैं वो क्या है, 7 लेवल्स हैं, 7 लेवल हैं। 1972 में सिम्पसन ने ये 7 लेवल्स बताए थे। इसके बारे में जरूर आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1972 में, बाकी सारी बात कब कही गई थी, 1956 में की गई थी। साइकोमोटर की जो डोमेन के लेवल्स हैं वो कब बताए गए थे, 1972 में बताए गए थे। तो यहाँ पर जो 7 लेवल्स हैं वो क्या किए जाते हैं, फर्स्ट आता है परसेप्शन मतलब अनुभूति, सेकेंड आ जाता है सेट यानी समूह, फिर आ जाता है गाइड एंड रिस्पॉन्स, जिस तरीके से गाइड किया जाता है उसके बाद रिस्पॉन्स क्या मिलता है, जिसको कहा जाता है निर्देशित प्रतिक्रिया, फिर आ जाता है मैकेनिज्म, जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया, है ना। मैकेनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जो कार्य किया जा रहा है उसकी जो प्रक्रिया है वो। फिर आ जाता है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, मतलब जटिल प्रत्यक्ष जो प्रक्रिया होती है, जटिल प्रत्यक्ष जो प्रतिक्रिया होती है। सपोज आपको कुछ सिखाया जा रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को, तो बहुत ही जटिल तरह से अपनी प्रतिक्रिया वो देते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स हो जाता है। फिर एडॉप्टेशन मतलब हो जाता है अनुकूल, जब बच्चा उसके अनुकूल हो जाता है तो वो सीखना शुरू कर देता है। और फिर ओरिजिनेशन मतलब हो जाता है व्युत्पत्ति। ठीक है, तो ये 7 लेवल्स हैं जो कि साइकोमोटर के हैं। अब यहाँ पर किन स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, किन उद्देश्यों की बात की जाएगी, जहां बच्चा खेल में जाएगा या फिर किसी तरीके से कंपटीशन में जाएगा जिसमें दौड़ हो सकती है, इसके अलावा बहुत सारे इस तरीके से गतियां हो जाती हैं जिसमें फिजिकल मूवमेंट्स की बात की जाती है, उन उद्देश्यों के बारे में बात यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन में की जाती है। ठीक है, तो शिक्षा का जो उद्देश्य बताए गए हैं, तो कितने बताए गए हैं, 3 प्रकार के, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये इस तरह से वर्गीकरण किया गया है जिसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो ये मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में कल हम बात करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी की ही जो ये टॉपिक है, इसके ऊपर से प्रश्न कैसे बने हैं, है ना, इस पर किस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं वो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो रेगुलर जरूर जुड़े, क्योंकि अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, है ना। बाकी मैं सारी ही ये जो वीडियोस हैं इनको एक प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, पेपर 1 2023 दिसंबर टारगेट बैच, उसमें डाल दे रही हूँ। तो आप एक साथ सारी ही जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो और हाँ, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो अगर इसको अपनी ही, वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, तो आप अगर नोट्स बना लेंगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, है ना। और लास्ट मोमेंट पे जब हम रिवाइज करते हैं ना तो अपने नोट्स ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो ये थी आज की क्लास, इसको यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लूंगी, ताकि आपको जो भी मुझे जानकारी देनी है, जो आपको पीडीएफ वगैरह देने हैं वो भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए अपना।